अच्छा, मुझे एक बच्चा ये बता दे, ग्रुप में मैसेज कर दे कि कहाँ तक मैंने आपको एमसीक्यूज कराए थे, वो चैप्टर नंबर 1 के। क्योंकि फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स करवाए थे कुछ अकाउंटिंग के, तो उससे पहले कुछ एमसीक्यूज करवाए थे। तो मुझे एक बच्चा बता दे कहाँ तक आपको मैंने एमसीक्यूज कराए थे, ताकि वहां से फिर मैं स्टार्ट करूँ। 61। अच्छा, आए जी एमसीक्यू नंबर 61 पर। ठीक है। प्लीज, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, कोई मसला हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दे कि ये एमसीक्यू दोबारा बता दे, पॉइंट दोबारा बता दे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इसलिए ज्यादा टाइम इस पे लगाया है। एमसीक्यू नंबर 1 पर आते हैं, सॉरी 61 पर। एमसीक्यू नंबर 61 में वो आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स, पेज नंबर 37 है ये, एमसीक्यू नंबर 61। द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे कहा था बिजनेस या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या मतलब होता है, कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, आप इन्हें एक नहीं कह सकते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन देखिए, मारिया रिकॉर्ड्स हर पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंसेस। Maria uses her personal bank for business transactions. Maria's bakery purchases ingredients which is recorded separately from her personal groceries. Maria combines her personal and business income for tax purpose. तो क्या लग रहा है कि क्या मारिया को अपने पर्सनल, ऑप्शन ए देखें, क्या मारिया को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कह सकती है कि वो जी मेरे बिजनेस एक्सपेंसेस हुए हैं? क्या अगर हमारे घर का बिल आया है तो क्या वो कह सकती है जी ये मेरे बिजनेस का बिल आया है? नहीं, तो ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। उसके बाद वो कहती है कि मारिया यूज कर रही है अपने पर्सनल बैंक को बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, ये भी गलत है। बिजनेस का अपना वो बैंक होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पैक वालों का अपना बैंक अकाउंट है लोहा कलम के नाम से, तो वो वहां से ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। सेकंड सी ऑप्शन में वो कहता है कि मारियाज बेकरी परचेजेस इंग्रेडिएंट्स, जो मारिया जो बेकरी का जो बिजनेस है वो इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं और उसको वो सेपरेट रखते हैं अपने पर्सनल ग्रोसरीज के साथ। हाँ, ये ज्यादा बेस्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर मारिया अपने घर के लिए कोई ग्रोसरी करती है तो वो ये नहीं कह सकती कि मैंने बिजनेस के लिए चीजें खरीदी हैं, बल्कि वो कहेगी ये मैंने अपने पर्सनल ग्रोसरीज की हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद वो कहता है कि मारिया कंबाइंस हर पर्सनल एंड बिजनेस इनकम फॉर टैक्स पर्पस। ये तो बिल्कुल गलत है कि आपने अपने पर्सनल और बिजनेस इनकम को टैक्स पर्पस के लिए आप कंबाइन यूज कर रहे हो, तो ये भी गलत है। ये तो फिर सेपरेट एंटिटी को वायलेट कर रहे हो। तो इसमें ज्यादा बेस्ट जो ऑप्शन है, जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इलस्ट्रेट कर रहा है, वो आपके पास है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऐसी चीज है, ऐसी लाइन है जो आपको बता रहा है कि मारिया और बिजनेस दो अलग इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए मारिया ने अपने पर्सनल ग्रोसरीज को अपनी बेकरी आइटम से अलग रखा हुआ है। उसके बाद आएगा एमसीक्यू नंबर 62। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस डिमॉन्स्ट्रेट द ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट करवाया था। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपके जैसे डबल एंट्रीज होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, यानी एक डेबिट पर इफेक्ट जाएगा और एक क्रेडिट पर इफेक्ट जाएगा, लेकिन सेम अमाउंट का जाएगा। तो वो कहता है बताओ ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट इनमें से किस चीज को बताना चाह रहा है? वो रिकॉर्डिंग एन एक्सपेंस बट नॉट रिकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट ऑफ कैश। आप ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए में वो आपसे ये कह रहा है कि सर आपने एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लिया, यानी एक्सपेंस डेबिट तो कर दिया, लेकिन कैश क्रेडिट नहीं किया, ये तो गलत किया। ड्युअलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हो फिर आप क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये गलत इसने किया, ये तो डबल इंट्री या ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट ना हुआ। सेकंड आप देखें, परचेजेस इक्विपमेंट विदाउट रिकॉर्डिंग द पेमेंट। आपने इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट डेबिट कर दिया, एसेट है डेबिट हो गया ज्यादा हुआ तो, लेकिन आपने पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की, यानी कैश क्रेडिट नहीं किया, तो ये भी आपने गलत किया। आपने तो डबल एंट्री लिखी ही नहीं है, सिर्फ डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा ही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी देखें, पेइंग फॉर ऑफिस सप्लाईज यूजिंग बिजनेस कैश एंड अपडेटिंग बोथ कैश एंड सप्लाईज अकाउंट। वो कहते हैं ठीक है, ये सही ऑप्शन है। वो कहते हैं कि आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदे कैश देकर, और कैश में भी लिखा आपने और सप्लायर अकाउंट में भी लिखा हुआ, तो यानी आपने डेबिट भी किया, आपने क्रेडिट भी किया, यानी दोनों, बोथ। बोथ मींस डुअलिटी कॉन्सेप्ट हो गया। डी देखिए, रिकॉर्डिंग एन इनकम बट नॉट द कोरिस्पॉन्डिंग रिसीट ऑफ कैश। रिसीट ऑफ कैश का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक कस्टमर आया, आपने उसको चीजें बेची, सर्विसेज बेची, इन रिटर्न उसने आपको क्या दिया? कैश दिया। आपने अपनी इनकम तो रिकॉर्ड कर ली,
आपको ये पता है जब आप सेल्स करते हो या इनकम जब अर्न करते हो तो इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। आपने इनकम क्रेडिट तो कर लिया लेकिन आपकी जेब में कैश भी तो आया है ना, तो कैश डेबिट होना चाहिए। आपने तो खैर से कैश डेबिट ही नहीं किया। रिसीट ऑफ कैश का मतलब है कैश रिसीव आपने लिखा ही नहीं है, ये भी आपने गलत किया। तो इसका मतलब है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपने डेबिट भी लिखा हुआ है और क्रेडिट भी लिखा हुआ है, तो वो आपके पास ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी में आपने डबल एंट्री पूरी रिकॉर्ड की है। बाकी अगर आप देखें ऑप्शन ए बी और डी, उसमें अगर आपने डेबिट छोड़ दिया या क्रेडिट छोड़ दिया फिर तो आप ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो इस एमसीक्यू में जो आपके पास बेस्ट जो बेहतर जो चीज है जो ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन सी। यानी आपने कैश भी रिकॉर्ड किया और सप्लायर का अकाउंट भी किया, यानी बोथ डेबिट और क्रेडिट। क्लियर यहाँ तक? ये तो आसान था मेरे ख्याल से ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। ये ना यहाँ पर मेरे ख्याल से बैच 19 20 सारे बैठे हुए हैं ना यहाँ पर। तो प्लीज थोड़ा सा ना जूम पर ये कम्युनिकेशन एक गैप आता है। तो सामने तो मैं आपकी शक्ल देख सकती हूँ, वहां से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ आपके एक्सप्रेशन से कि क्या है क्या नहीं है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इशू होता है। यहाँ पर मुझे ये चीज समझ नहीं आएगी कि आपको कुछ मसला तो नहीं, कि हम टीचर से आपके एक्सप्रेशन से थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं। तो इसलिए प्लीज अगर आपको कोई मसला हो 19 20 दोनों गर्ल्स बॉयज, तो प्लीज मुझे फिर बता दें। ये अगर समझ आ भी रही तो एक क्लियर कर दें, इस तरह कह दें ताकि मुझे फिर आइडिया हो जाए कि हाँ ठीक कोई मसला नहीं है। MCQ number 63. The accrual matching concept implies that revenue is recorded when cash is received, expenses is recorded when cash is paid. C. Revenue and expenses are recorded when they are earned or incurred. बोथ ए एंड बी। मैंने आपसे कहा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चाहे आपको पैसे मिले या ना मिले अपनी इनकम को रिकॉर्ड, रेवेन्यू मतलब इनकम को रिकॉर्ड कर लो। चाहे आपको आपने पैसे दिए या नहीं दिए अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो। तो ये हमें कहता था अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये कहता था। कभी भी अक्रूवल ने ये नहीं बोला इनकम तब रिकॉर्ड करो जब आपको कैश मिले, एक्सपेंसेस तब रिकॉर्ड करो जब आप कैश अदा कर दो, नहीं ये कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करो जब अर्न कर लो, कमा लो, और एक्सपेंसेस तब करो जब आप उस एक्सपेंस को कर चुके हो, बेशक पैसे दिए या नहीं दिए। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आपके पास है एमसीक्यू नंबर 64। एमसीक्यू नंबर 64 में कहता है विच स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। याद है आपको जो मैंने आपको ऑल्टो की एग्जांपल दी थी, वो कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल वाली, तो उसमें मैंने आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक बार जो आपने एक चीज फॉलो कर ली तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ उसी चीज को फॉलो करना चाहिए, ऐसा ही है। तो पहला ऑप्शन देखें, स्विचिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स ईच ईयर। एक्चुअली अभी आपने ना इन्वेंट्रीज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, वो सबसे एंड में आप इन्वेंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में, तो वहां पर आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन की समझ आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप वैसे कॉमन सेंस यूज करें तो एमसीक्यू नंबर 64 में भी यही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक मेथड से एक साल में यूज करो फिर दूसरे साल दूसरे मेथड पर शिफ्ट हो जाओ, आपने एक ही मेथड पे स्टक रहना है। तो ए ऑप्शन का मतलब है स्विच करते जाओ, गलत है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट तो ये नहीं कहता कि स्विच करते जाओ। बी कहता है यूजिंग द सेम इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फॉर ऑल ईयर्स। ये भी सही है, हर साल आपने सेम इन्वेंट्री मेथड्स यूज करने हैं हर साल कंसिस्टेंसी के साथ। नंबर सी, चेंजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन को चेंज करो, नहीं ये तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को वायोलेट कर रहा है, आप तो इसके अगेंस्ट जा रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। अप्लाइंग डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स फॉर डिफरेंट पीरियड्स, सेम। डिफरेंट पीरियड्स का मतलब होता है, मैंने जैसे आपको फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर करवाया था, तो पीरियड्स का मतलब होता है वही पूरा साल। वो कहते हैं कि हर साल अपने मेथड्स को आप चेंज करते जाओ, ये भी गलत है। एक बार जो मेथड आपने चूज कर दिया, हर साल डिफरेंट ईयर्स में आपने वही मेथड अप्लाई करना है। तो ये ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन डी भी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को वायोलेट कर रहा है। तो जो इसमें जो बेहतर जो आपके पास ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन बी, बीटा, यूजिंग द सेम इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फॉर ऑल ईयर्स। यानी जितने भी साल आपके पास हैं उनके लिए आपने सेम इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूज करनी है। तो इसमें ऑप्शन आएगा 64 में ऑप्शन जो मोस्ट रेलेवेंट है, बी, बीटा। क्लियर?
प्लीज जहां मसला हो वहां पर मुझे बता दें कि ये पॉइंट या ये ऑप्शन बता दें, या इस तरह से। आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास टाइपिंग हम करनी आती है माशाल्लाह से, तो प्लीज थोड़ा सा ही बता दीजिएगा मुझे। बैच 20 में जो है बॉयज में सिर्फ अब्दुल रहमान, ये अब्दुल रऊफ और कोल बच्चा नहीं है, बाकी सब भी हैं। वैसे आप बड़े मैसेजेस कर रहे होते क्लासेस के लिए, तो प्लीज ये यहाँ पर भी बताया करें। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 65 कहता है द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मींस दैट। हिस्टोरिक मैंने आपको बताया था, हिस्टोरिक का मतलब है कॉस्ट मॉडल। एक बार जो आपने एक जमाने में बिल्डिंग खरीदी थी, उसी पुरानी कॉस्ट पर ही इस चीज को लिखते जाओ। तो वो कहते हैं नंबर ए, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपके पास तो रिवैल्यूएशन मॉडल होती है, ये आपके पास कॉस्ट या हिस्टोरिक मॉडल तो नहीं होती है। ऑप्शन ए तो गलत है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज कॉस्ट, ये सही है कि जो एसेट्स को जिस चीज पर आपने जिस वैल्यू पे खरीदा था उसी वैल्यू पे आप इसको रिकॉर्ड करो। बी ऑप्शन तो मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। सी देखते हैं। एसेट्स वैल्यूज आर अपडेटेड विद इन्फ्लेशन। देखिए, अब मैं जो आपको रिवैल्यूएशन मॉडल करवाया था, रिवैल्यूएशन मॉडल भी तो यही था ना कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का घर घर लिया था या बिल्डिंग खरीदी थी, तो महंगाई की वजह से, या आल्टो की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपने आल्टो खरीदी थी आज से कुछ अरसा पहले, तो वो आपने 9 लाख की खरीदी थी। लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से अब उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ बढ़ गई है। तो अगर आप अपने आप को उस महंगाई इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर रहे हो, अपने उस आल्टो को, उस गाड़ी को, उस बिल्डिंग को, ये तो फिर आपके पास कॉस्ट मॉडल ना हुआ, ये तो रिवैल्यूएशन मॉडल हुआ। उसके बाद डी वो आपसे कहता है कि एसेट्स आर रीवैल्यूड ईच एवरी ईयर। रीवैल्यूड अगेन रिवैल्यूएशन मॉडल का है। यानी वो कहता है कि अपने गाड़ी को, अपने घरों को हर साल वैल्यू लगवाओ कि आपकी उसकी क्या वैल्यू है, क्या मार्केट में वैल्यू है। ये भी तो रिवैल्यूएशन मॉडल है, ना कि कॉस्ट मॉडल है। तो इसमें जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी कहता है कि जो ओरिजिनली पहली बार जो आपने एसेट को लिया था उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। तो ये सही है। तो इसमें 65 वाले ऑप्शन में आएगा, एमसीक्यू में आएगा ऑप्शन बी, बीटा। उसके बाद आएगा नंबर 66। नंबर 66 अगर आपको थोड़ा आइडिया में, हाँ, ट्रू एंड फेयर मैंने आपको बताया था जब आप थ्योरी करवा रही थी, कॉन्सेप्ट्स करवा रही थी, तो उसमें था ट्रू एंड फेयर व्यू मींस। देखिए नाम से लग रहा है ट्रू एंड फेयर, क्या मतलब होता है ट्रू एंड फेयर व्यू का। नंबर वन, मिस स्टेटिंग प्रॉफिट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। क्या आपको लोगों को गलत गाइड करना चाहिए ताकि आपके पास शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें? नहीं, ये तो फिर आप ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, आप तो ये फ्रॉड कर रहे हैं। सेकंड, इग्नोरिंग सर्टेन एक्सपेंसेस टू इंप्रूव अपीयरेंस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वो कहते हैं कि आपने कुछ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना, उसे इग्नोर मारो, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो एक्सपेंस का, खर्चा का बढ़ना, प्रॉफिट का कम हो जाना इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो अब हर डायरेक्टर क्या चाहता है कि वो अपने एक्सपेंसेस को कम से कम रिकॉर्ड करे ताकि प्रॉफिट क्या हो, बढ़ जाए। तो अगर आप इस तरह से कह रहे हैं कि जानबूझ के कुछ एक्सपेंसेस इग्नोर, का मतलब है अगर डायरेक्टर या अकाउंटेंट कुछ एक्सपेंसेस जानबूझ के रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा ताकि उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रॉफिट है, वो अच्छा शो होती है, तो आप गलत कर रहे हैं ना, ये तो फिर ट्रू एंड फेयर ना हुई बात। सी वो कहता है एक्यूरेटली प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट बाइस। वो कहता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपने विदाउट बाइसनेस, का मतलब है कि कोई फ्रॉड, कोई एरर, कुछ भी जानबूझ के नहीं होना चाहिए। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप एसओसीआई एसओएफपी पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और उसमें कोई भी आपके पास फ्रॉड, एरर, जानबूझ के कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये फिर ट्रू एंड फेयर व्यूज का मतलब होता है। और डी ऑप्शन, फोकसिंग ऑन ओनली पॉजिटिव फाइनेंशियल डेटा। अगर फॉर एग्जांपल देखें, अकाउंटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पॉजिटिव चीजें रिकॉर्ड करनी है। ये पॉजिटिव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इनकम रिकॉर्ड करो, अच्छी चीजें रिकॉर्ड करो, या फॉर एग्जांपल एसेट्स अच्छी चीज है तो एसेट्स रिकॉर्ड करो। नेगेटिव चीजें भी रिकॉर्ड करो। नेगेटिव का मतलब है लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड करो। नेगेटिव का मतलब हो गया है अपने एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करो, जो नुकसान आपको हुआ है वो भी रिकॉर्ड करो, सिर्फ फायदा मत रिकॉर्ड करो। तो फाइनेंशियल डेटा सिर्फ पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी रिकॉर्ड करो जो सही है। तो इसमें जो ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है वो आपके पास हो गया है ऑप्शन सी। यानी जितने भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो आपके पास बिल्कुल ट्रू एंड फेयर और क्लियर विदाउट बायसेस, मतलब न्यूट्रल होनी चाहिए, उसमें कोई फ्रॉड, कोई एरर, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 67।
एमसीक्यू नंबर 67 में वो आपसे कहता है कि मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज, मटीरियलिटी मैंने आपको शायद करवाई थी मुझे जहां तक याद है। मटीरियल का मतलब होता है अच्छी खासी अमाउंट। कहता है कि नंबर ए, इंक्लूडिंग एवरी टाइनी एक्सपेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर बी, इग्नोरिंग सब्सटेंशियल एक्सपेंसेस। सब्सटेंशियल एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि बड़ी, सब्सटेंशियल मींस बड़ी अमाउंट, वो एक्सपेंसेस आप, वो कहता है कि इग्नोर कर दो। presenting separately significant information that affects decision, omitting important revenue items। कहता है कि omitting का अंग्रेजी मतलब होता है उसको रिकॉर्ड ना करो, उसको गायब कर दो। क्या लग रहा है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? अब्दुल रऊफ। अच्छा रऊफ ए, कोई और बता दे क्या हुआ इसका मतलब? जरा सोचें मटीरियलिटी क्या मतलब होता है। सारे ऑप्शन एक बार रीड करें फिर देखें। गर्ल्स में कोई बता दे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। एमसीक्यू 67 की बात कर रही हूँ। ऑप्शन सी सही है। देखें नंबर ए, देखें इग्नोरिंग इंक्लूडिंग एवरी टाइनी एक्सपेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है, ठीक है। लेकिन मटीरियल मतलब ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये बात सही है कि आपको हर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन वो बात यहाँ पर कर रहा है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट की। मटीरियलिटी का मतलब होता है बड़ी अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट। वो टाइनी का वर्ड यूज करके इसका मतलब है कि ये मटीरियलिटी भी नहीं आता। ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दो कंपनीज की जब वेडनेसडे को करवाया था ये टॉपिक मटीरियलिटी, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपए की चीज लिखना भूल गए हो ना, तो वो आपको इतना मसला नहीं देगी, वो मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर आप 1 मिलियन या 10 मिलियन की चीज लिखना भूल गए हो, तो फिर वो आपके पास फिर मटेरियल मटेरियल अमाउंट है। तो ए ऑप्शन वैसे देखा जाए तो सही है, लेकिन अगर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो फिर मटेरियल का मतलब होता है कि बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो वो कहते हैं कि ये ऑप्शन इतना रेलेवेंट मुझे नहीं लग रहा। बी देखें, इग्नोरिंग सब्सटेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब सब्सटेंशियल का मतलब मटेरियल अमाउंट, बड़ी अमाउंट आप इग्नोर कर दो, ये तो गलत है। जबकि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हर वो अमाउंट जो मटेरियल है उसको रिकॉर्ड करो। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी देखिए पहले, डी डी ओमिटिंग इंपॉर्टेंट रेवेन्यू आइटम्स। वो कहते हैं जी आप जरूरी, मतलब रेवेन्यू आइटम्स अच्छी खासी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ओमिट, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड मत करो, गायब कर दो। ये तो फिर बिल्कुल ही अकाउंटिंग ना हुई कि आप इंपॉर्टेंट चीज गायब कर रहे हो, ये भी नहीं हुआ। सी देखिए, प्रेजेंटिंग सेपरेटली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दैट इफेक्ट डिसीजन। वो कहता है कि प्रेजेंटिंग हर उस चीज को प्रेजेंट करो, हर उस इंफॉर्मेशन, हर उस डेटा को, हर उस अमाउंट को प्रेजेंट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिससे किसी भी बंदे का डिसीजन चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास पैसा 1 करोड़ रुपए है, मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अब एज अ शेयर होल्डर मैं पैसा लगा रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि हर कंपनी को चाहिए कि वो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उसमें रिकॉर्ड करें। क्योंकि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी हुई और मैं उसमें पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, तो मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो इसीलिए हर बंदे को चाहिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो मटीरियल बड़ी अमाउंट की चीजें हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए प्रेजेंट। तो इसमें ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर है, ना कि ऑप्शन ए। क्लियर? हाँ जी, ऑप्शन सी सही आंसर दिया। एमसीक्यू नंबर 68। मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी सेंड किए थे मेरे ख्याल से कल, हाँ सॉरी कल किए थे, पता नहीं आप लोगों ने किए या नहीं किए। वो थ्योरी वाले नहीं थे, थोड़े 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 थ्योरी थे और कुछ जो भी थी वो भी मैं वो करवा दूंगी। नंबर 68, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट implies dictates ओवर स्टेटिंग रेवेन्यू टू लुक गुड। क्या ये सही बात है कि जी आप अपने रेवेन्यूज ज्यादा कर दो, ओवर स्टेट कर दो ताकि बहुत अच्छा लगे? मतलब आप हर देखिए हर कंपनी ये चाहती है उसका इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो। क्योंकि अगर आपको आइडिया हो तो आप जानते हैं कि अगर इनकम और प्रॉफिट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनकम का ज्यादा होना, प्रॉफिट का भी ज्यादा होना, और एक्सपेंस का ज्यादा होना, प्रॉफिट का कम होना। हर कंपनी क्या चाहती है? ये हो।
और ये भी ये ना हो, क्योंकि अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हर कंपनी कोशिश होती है कि उनकी इनकम ज्यादा शो हो। तो कहते हैं कि क्या ये सही है कि आप रेवेन्यू इनकम ज्यादा शो करो ताकि आप बड़े अच्छे आपकी कंपनी लगे? नहीं, ये तो गलत है। बी, इग्नोरिंग पोटेंशियल एक्सपेंसेस। वो कहते हैं जी जो कुछ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना आप छोड़ दो। देखिए, अगर आप एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो अगर एक्सपेंसेस नहीं लिखे, इसका मतलब जानबूझ के प्रॉफिट आप बढ़ा रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, भी गलत है। रिकॉर्डिंग पोटेंशियल एक्सपेंसेस एंड नॉट ओवर एस्टिमेटिंग रेवेन्यूज। आपको यही कहता है ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि आपने अपने एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना है और अपने रेवेन्यू को ज्यादा शो नहीं करना। आपको याद है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दो लाइनें बोलता है कि इनकम और एसेट्स को कभी ओवरस्टेट मत करो, और एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को भी अंडरस्टेट मत करो। यानी वो कहता है कि हर लाइबिलिटी, हर एक्सपेंस को अपने पास रिकॉर्ड करो, और हर रेवेन्यू और हर एसेट्स आप जानबूझ के ज्यादा मत शो करो। तो ऑप्शन सी ज्यादा रेलेवेंट है। डी देखते हैं। एक मैक्सिमाइजिंग एसेट्स वैल्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहता है एसेट्स की वर्थ ज्यादा जानबूझ बढ़ा दो। ये भी गलत कर रहे हैं आप, ये तो फिर आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वायोलेट कर रहे हैं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम एंड एसेट्स नेवर बी ओवरस्टेटेड, ये कभी ज्यादा नहीं करना आपने, और एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज कभी अपने अंडरस्टेट कम नहीं लिखनी है। तो इसमें जो ज्यादा रेलेवेंट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, इनकम एंड, लिखवाया था लेकिन फिर भी करने, इनकम एंड एसेट्स नेवर बी ओवरस्टेटेड, इसको ज्यादा ना शोर करो, एंड एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज नेवर बी अंडरस्टेटेड। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, अगर ओवरस्टेट या अंडरस्टेट कर दिया, तो फिर आप सही नहीं करें, फिर आप फ्रॉड करें, इससे बड़े लोगों के नुकसान हो सकता है। नंबर 69, एमसीक्यू नंबर 69, कहते हैं कंप्लीटनेस कॉन्सेप्ट मींस, कंप्लीटनेस के नाम से लग रहा है हर चीज कंप्लीट होनी चाहिए, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए। कहता है कि नंबर ए, omitting some of relevant details from financial statements। क्या अगर आप कोई चीज नहीं रिकॉर्ड करते हो या ओमिट कर गायब कर देते हो रेलेवेंट डिटेल्स, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्या ये आप कह सकते हो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्लीट है? नहीं, ओमिटिंग का मतलब होता है गायब करना, तो ये तो फिर सही नहीं है। बी देखें, इंक्लूडिंग ऑनली फेवरेबल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहता है जी जितनी भी अच्छी चीजें हैं ना, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वही रिकॉर्ड करो। जो जैसे इनकम एसेट्स फेवरेबल है वो रिकॉर्ड करो, लेकिन एक्सपेंसेस लायबिलिटीज गायब कर दो, वो अनफेवरेबल है, वो तो लोगों को पसंद नहीं होती। तो ये भी गलत है, तो फिर आप नहीं कह सकते कंप्लीट है। तो उसके बाद वो कहता है कि इंश्योरिंग और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कहते हैं हाँ जी, हर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए। फिर आप कह सकते हो कि जी जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, डायरेक्टर कह सकते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट है। नंबर डी देखें, प्रोवाइडिंग पार्शियल इंफॉर्मेशन सेलेक्टिवली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेलेक्टिवली का मतलब होता है, पार्शियल का मतलब होता है आधी इंफॉर्मेशन दी, आधी गायब कर दी। तो ये भी तो फिर आप नहीं कह सकते कि जो हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है वो कंप्लीट है। तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपके पास, जो कंप्लीटनेस का मतलब होता है, ऑप्शन सी आता है, यानी हर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद मेरे ख्याल से मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी मैंने करवाया था आपको वेडनेसडे वाले दिन। क्या होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? देखिए, आप लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? अकाउंटिंग का मतलब है हर चीज से कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। जब किसी चीज से कोई वैल्यू नहीं होती है तो आप उसे ये नहीं कह सकते हो कि जी ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने वो किया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया? नहीं यार, पढ़ाया हुआ है। नहीं नहीं, मुझे याद है मैंने पढ़ाया है ये। हाँ, पढ़ाया हुआ है यार, मेरे ख्याल से आप एब्सेंट थे शहरियार। नहीं, दूसरा जो बच्चा है। हाँ, देखिए, अकाउंटिंग में ना, आपने अकाउंटिंग का मतलब ये होता है ना, काउंट करना। तो जब किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है तो आप उसे कैसे कह सकते हो मैं इस चीज की काउंटिंग कर रहा हूँ? अकाउंटिंग के लिए पैसे का होना, मॉनेटरी टर्म का होना जरूरी है। नंबर ए देखें, रिकॉर्डिंग ओनली नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। भाई, नॉन मॉनेटरी का मतलब है ऐसे इवेंट्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जिसकी कोई वर्थ ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? जैसे मैंने आपसे कहा था,
कि एक बंदा है, पेंटर है, ठीक है। आप उसके टैलेंट को जो हो कभी भी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप उसे ये नहीं कह सकते भाई आपके टैलेंट कितने पैसे हैं। आप उसकी जो बनाई हुई पिक्चर या पेंटिंग की तो वैल्यू लगा सकते हो, लेकिन उसकी टैलेंट की नहीं लगा सकते हो। तो ये ऑप्शन तो गलत है। इंक्लूडिंग इनटेंजिबल एक्सपेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स, इग्नोरिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। सी देखें, सी गलत है। वो कहता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करो। ये क्या बात हुई? इग्नोर करने का मतलब है पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी अकाउंटिंग गायब कर दें। भाई अगर अकाउंटिंग से आप वैल्यूज निकाल दो, आप फिगर्स निकाल दो, तो कुछ बचा ही नहीं है फिर आपके पास। तो सी भी गलत है। वो कहता है कि डी कहता है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी टर्म्स ओनली। मैंने आपसे कहा था जब स्टार्टिंग लेक्चर था, जब ट्रांजैक्शंस करवा रही थी, तो ट्रांजैक्शंस का मतलब यही होता है हर वो चीज, हर वो इवेंट जिसकी कोई ना कोई मनी में वैल्यू है। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, डेल्टा। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो जिसको आप वैल्यू दे सकते हो। नहीं सुभान यार, ये पढ़ाया हुआ है मैंने। सिक्स, अच्छा एमसीक्यू नंबर 69 की बात कर रहे हैं। कंप्लीटनेस, हाँ कंप्लीटनेस नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस का मतलब तो आपको पता है ना। कंप्लीट का मतलब होता है कि ये कुछ ना रह गया था, एक दो चीजें रह गई जो मैंने आपसे कहा था। तो कंप्लीटनेस का सिंपल यही मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर्स बनाते हैं, तो उसमें हर वो चीज होनी चाहिए जो एक कंपनी में होती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी अपने हर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करे, हर इनकम को रिकॉर्ड करे, हर एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, कैपिटल को रिकॉर्ड करे। तो तब जाके आप कह सकते हैं कि जी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपने कोई चीज इग्नोर कर दी है या नहीं लिखी है, तो फिर तो ये गलत कर रहे हैं ना। फिर ये आप नहीं कह सकते कि जी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 71। एमसीक्यू नंबर 71 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट कैन बी रिकॉर्डेड अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अभी जो आपने पढ़ा था एमसीक्यू नंबर 70 में, सेम वही है। आर्टिस्ट क्रिएटिविटी, परचेस ऑफ आर्ट सप्लाईज, रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी सर्विस, गुडविल, टैलेंटेड टीम ऑफ एम्प्लॉइज। इनमें से ऐसी कौन सी चीजें जिसे आप वर्थ, वैल्यू, मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो, मेजर कर सकते हो? आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को आप कभी भी कोई वर्थ नहीं दे सकते, उसके टैलेंट को। परचेस ऑफ आर्ट सप्लाईज, हाँ अगर आपने कोई आर्ट की चीज ली है, कोई पेंटिंग शेंटिंग ले ली है, तो आपको पता है जो मैंने पेंटिंग अपने घर में लगाई है उसकी क्या कीमत है, इसको आप वैल्यू दे सकते हो जी मैंने इतने हजार की ली। रेपुटेशन ऑफ हाई क्वालिटी सर्विस, गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कि आपने अपना नाम बनाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप सफायर की एग्जांपल ले लें, आईफोन की एग्जांपल ले लें। इन सब ने ना इतने साल इतनी मेहनत की, उसके एम्प्लॉयज ने कितना एडवर्टीजमेंट किया, मशहूरी की, अपनी कितनी मार्केटिंग की, तब जाके उसका एक नाम बना। तो अगर कोई आईफोन वालों से पूछे ना, सर आपने जो अपना नाम बनाया, इस नाम की क्या वैल्यू है, तो वो कहते हैं सर पता नहीं, इतने साल लगे हैं हमें, पता नहीं इस साल में हमने कितना पैसा अन्य वाला लगाया, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो गुडविल का मतलब होता है जो आपकी रेपुटेशन, जो आपका नाम बना हुआ है, उसी क्या वर्थ है, तो उसी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो आप उसे बोलेंगे कि रेपुटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप हैं, आपसे पूछे सर आपकी रेपो की क्या कीमत है, आप बोलेंगे सर पता नहीं, रेपुटेशन की तो मैं कोई कीमत तो नहीं लगा सकता ना कि इतने लाख इतने करोड़। तो रेपुटेशन कोई वर्थ नहीं होती है, उसे मनी में आप मेजर नहीं कर सकते हो। डी कहता है टैलेंटेड टीम ऑफ एम्प्लॉइज। भाई टैलेंट को आप कैसे मेजर कर सकते हो, वो भी आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, बीटा। मुझे एक बात बताएं, सारे बच्चे आए हुए हैं बैच 1920 के? कि मैंने देखा तो नहीं है ना आप लोगों को, तो सारे प्रेजेंट है? एक बच्चा बता दे, सारे आए हुए हैं बैच 1920 की, जो गर्ल्स और बॉयज है तकरीबन 30 आप बच्चे हैं, अराउंड 28 30 समथिंग इस तरह से। अच्छा, वैसे खुश तो आप लोग हुए होंगे, चले इतने दिन क्लास नहीं हुई, तकरीबन 3 दिन क्लास नहीं हुई आप लोगों की, आप लोगों का होगा चल। जैसे वह हम जब स्टूडेंट्स थे ना, तो हमारी क्लास कोई नहीं होती थी, हम बड़े खुश होते थे, ओ शुक्र है घर जाना पड़ रहा है ये वो। तो अभी जब हम जॉब कर रहे हैं, तो अभी हम घर में बोर हो जाते हैं। तो मेरे ना अक्सर घर वाले कहते हैं यार तुम किसी हाल में खुश हो, जब अक्सर छुट्टियां वगैरह हो जाए, मैं कहती हूँ यार क्या वीकेंड में बोर हो जाती हूँ।
तो वो कहते हैं ना तुम खुश होती है छुट्टियां हो, तो फिर ये क्या बात हुई, लोग खुश होते हैं। तो पता नहीं, शायद एक बंदा जब जॉब करता है, ये इतना टाइम हो चुका होता है, फिर उसके बाद ना वो घर में बोर होना शुरू हो जाता है। और स्पेशली फॉर एग्जांपल किसी फील्ड में अगर आपको इंटरेस्ट हो, जैसे हो सकता है, में से बहुत से लोगों को टीचिंग पसंद ना हो, जैसे मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार टीचिंग क्यों कर रही हो, क्या ये वो, तो मैं कहती हूँ यार मजा आता है। तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो जाए वो चीज आप करते हो, बड़ा मजा आता है आपको। तो ये अब मैं यही सोच रही थी, 3 दिन बड़ा सख्त बोर घर में हो गई थी, मैं यही सोच रही थी कि किस तरह हो के मेरे ये लक का थोड़ा इशू सही हो जाए, मैं चली जाऊं। लेकिन थोड़ा सा मे भी, शायद आपको पता हो, मैं थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग का इशू हुआ हुआ है लाइक में, तो इस वजह से मैं खड़ी नहीं हो पा रही। तो हाँ, वो एक्चुअली मुझे ये इशू थोड़ा काफी दिनों से था, लेकिन मैंने इस चीज को इग्नोर किया था कि चलो खैर है, ठीक हो जाएगा, मसल पुल हुआ हुआ है। तो अक्सर होता है ना, वो थोड़ा मैं स्लिप हो गई थी, तो मुझे लगा शायद मेरा मसल पुल हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा सिवियर मसला था, वो ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी। तो इस वजह से मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोगों को जूम पे क्लासेस ले रही हूँ, माजरत इस चीज के लिए। तो अगर कोई भी मेरी तो कोशिश ये होगी कि कोई इंटरनेट का इशू ना हो या कुछ और ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो। लेकिन अगर फिर भी कोई इशू हो तो प्लीज बता दीजिएगा कि मतलब ये पॉइंट समझ नहीं आया, ये एमसीक्यू समझ नहीं आया, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 71 की बशीर कह रहा है कि वैल्यू क्यों नहीं, ऐसी क्यों नहीं हो सकता जबकि उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ना ना, देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप ये कह दें कि गुडविल, ठीक है, अभी गुडविल एक्चुअली आपके पास जो ये आप पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे FR1 में। पहले ये FR2 का सिलेबस का पार्ट होता था, IS38, ठीक है। तो अभी आपकी FR1 में आ जाएगा, कैप 1 में। तो उसमें ये था कि गुडविल, एक आप आईफोन की एग्जांपल ले लें। अब आईफोन ने सोचे कितना अरसा, कितने साल हो गए आईफोन को बने हुए, ठीक है। अब एक बंदे, एक कंपनी ने कितनी मुशक्कत की होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितना अन्य वहाँ पैसा लगाया होगा मार्केटिंग पर, और कितनी मशहूरियां की होंगी, कितने बिलबोर्ड्स, ये सब चीजें की होंगी, कितने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कितने ज्यादा टैक्टिक्स यूज किए होंगे, कितना पैसा उसका लगा होगा, इस एम्प्लॉयज को कितना पैसा दिया होगा, बाकी अपने प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए कितना पैसा लगाया होगा। तो जैसे आप लोग हैं, ठीक है, अब आप लोग अच्छे लोग हैं, आप में से बहुत से बच्चे अच्छे हैं। तो अगर आप लोग की अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, वैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई आपसे पूछे सर आपने ये रेपुटेशन बनाने में कितना पैसा लगाया खुद पर, तो अब आपको नहीं आइडिया कि मैं जो अपनी गुडविल बनाई है अपनी कंपनी की, अपनी उसकी क्या एक्चुअल में एग्जैक्ट वर्थ क्या है। वो आप सही कह रहे हैं, देखिए, अगर आप वैसे आपसे पूछे कोई सर आपकी क्या कीमत है, आपकी गुडविल, आपकी रेपो की, आप एक फिगर तो बता सकते हो, लेकिन वो एक रिलायबल फिगर नहीं होगी। वो ऐसी फिगर नहीं हुई जिसपे लोग बिलीव कर सके हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो गुडविल को आप ना कभी नाम नहीं दे सकते, कभी एक वैल्यू नहीं दे सकते हो। हाँ, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आईफोन को कोई कंपनी खरीदती है, तो जब आईफोन को कोई कंपनी खरीदती है तो आईफोन बोलेगा कि सर मैंने इतने अरसा इतनी मेहनत करके पैसा लगा के एक नाम बनाया है, उस नाम के मुझे इतने पैसे दें। तो अब जो बंदा उसे खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल आईफोन कोई और कंपनी खरीद रही है, चलिए सैमसंग एग्जांपल ले लेते हैं, जब सैमसंग खरीद रहा है, तो अब सैमसंग उस चीज के बदले अगर उसे $1 ट्रिलियन से जितने भी देगा, अब सैमसंग को पता है कि मैंने इस आईफोन की गुडविल, इसकी रेपो कितने में खरीदी है, तो सैमसंग तो लिख सकता है उससे अपने रिकॉर्ड्स में कि मैंने इतने पैसे दे के गुडविल खरीदी है। लेकिन कोई आईफोन से पूछे एग्जैक्ट कि सर आपने अपना इंटरनल जब खुद खुद इस नाम को कमाया तो कितना एग्जैक्ट पैसा लगा, तो वो ये नहीं बता सकता। तो इसलिए जब आप अपना नाम खुद बनाते हैं, अपनी पहचान खुद बनाते हैं, रेपुटेशन वगैरह, तो आपको उस चीज का आइडिया नहीं होता कि रेपुटेशन बनाने में कितना अरसा आपने लगाया। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देख लें, फॉर एग्जांपल अगर आप सीए बन जाते हैं, तो आप आपने इस सीए बनने के लिए नर्सरी से लेकर अब तक स्टडीज की, उस स्टडीज के लिए आपने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन यूज की, बुक्स खरीदी, हर एजुकेशन में आप गए, आपने अन्य बार पैसा लगाया, कितना रात दिन पढ़ा। तो अगर कोई आपसे ये पूछे जो आपकी रेपुटेशन बनी है उसकी क्या एग्जैक्ट वर्थ है, वो आप नहीं बता सकते हो। तो ये सेंस में। अच्छा, आगे वो आपसे कहता है एमसीक्यू नंबर 72, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट implies प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनी टाइम। क्या आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी टाइम पे बना सकते हो, जब दिल चाहा आपने कहा आओ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो नहीं। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द ईयर एंड पर, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब पूरा साल गुजर जाता है जनवरी से दिसंबर, तब आप जाके बनाते हो। बी वो कहता है प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम,
वैसे ये भी सही है कि स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का मतलब है कि किस एक टाइम फ्रेम का मतलब है जनवरी से अगर आपका साल शुरू हुआ दिसंबर में खत्म हुआ, इस बीच इस 12 महीनों में आप ये रिपोर्ट तैयार करते हो, ये भी सही है। इग्नोरिंग रिपोर्टिंग पीरियड, क्या आप रिपोर्टिंग पीरियड इग्नोर कर सकते हो? नहीं। अकाउंटिंग में तो रिपोर्टिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर तो नहीं कर सकते हो। रिपोर्टिंग ओनली व्हेन कन्वीनियंट, जब आपका दिल चाहे, जब आपको आसानी लगे, जब आप कहें कि हाँ अब ठीक है, क्या आप तब रिपोर्ट बनाते हो? नहीं। तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी। जैसे मैं आपको कहती थी कि आपने जनवरी से दिसंबर तक जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उनके लेजर्स बनाने हैं, उनकी डबल एंट्रीज बनानी है, उनके ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है उस पूरे साल की। तो स्पेशल स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का मतलब होता है जनवरी से दिसंबर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको डबल एंट्री में लेकर फिर आप लेजर्स बनाकर फिर ट्रायल बैलेंस बनाकर फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो पूरे 12 माह की। तो ये होता है रिपोर्ट्स। वैसे अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स भी कहते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाते हो, यानी जनवरी से दिसंबर इस साल का, फिर नेक्स्ट ईयर का भी जनवरी से दिसंबर, फिर एक साल का स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, बीटा। पहले जब आपके पास ये आईटीए था ना, अभी तो आपका एफए हो गया है, तो जब पहले आईटीए थी ये कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। तो ये अच्छा कि इन्होंने कॉन्सेप्ट्स ले आए हैं, अच्छे हैं। मतलब पहले जो आपके था एम 50 एमसीक्यूज तक था तकरीबन, या 55 एमसीक्यूज तक था, फिर इन्होंने एक्स्ट्रा वो डाल दिए हैं। अच्छा फिलहाल ना ये 73 और 74 छोड़ दें फिलहाल, ये मैं आपको बाद में कॉन्सेप्ट करवाऊंगी। गोइंग, ये बुक में भी आपके पास है, गोइंग कंसर्न कंसर्न और सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये फिलहाल मैं नहीं करवाई। तो ये दो मैंने आपको उस दिन जब करवाया था वेडनेसडे को तो छुड़वा भी दिए थे, तो ये फिलहाल ना करें। सब्सटेंस और फॉर्म और गोइंग कॉन्सेप्ट, ये जब मैं आपको एक और चैप्टर करवाऊंगी ना 3-4 उसके बाद समझाऊंगी ये। तो फिलहाल 72 और 73 स्किप कर दें, सॉरी 73 और 74। अच्छा, अब आए 75 पर। कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट डिक्टेट्स, कंपेरेबिलिटी का वर्ड निकला हुआ है कंपेयर करने से, कंपेयर करना। क्या मतलब होता है कंपेयर करने से? कि ए चेंजिंग मेथड्स फ्रीक्वेंटली। अब एक बात बताएं, हम कंपेयर जब किसी चीज को करते हैं तो हम लाइक विद लाइक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका भाई है, ठीक है, अब आपका भाई नर्सरी क्लास में है, आप अभी माशाल्लाह से सीए कर रहे हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि यार मैं और तुम कंपेयर कर सकते हैं? अब वो जो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या वो परफॉर्मेंस आप अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हो? नहीं, वो छोटा बच्चा है, आप बड़े हैं। हमेशा जब कंपेयर चीजों को किया जाता है ना, तो लाइक विथ लाइक किया जाता है। तो उसी तरह अब फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनीज हैं, अगर आप आईफोन से पूछेंगे कि आप खुद को अपने परफॉर्मेंस अपने प्रॉफिट को किसके साथ कंपेयर करोगे, तो वो किसी और मोबाइल कंपनी का नाम लेगा उसके साथ। कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मैंने पेप्सी या कोकोला के साथ खुद को कंपेयर करना है। वो बोलेगा सर आप मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, आप खुद को किसी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के साथ कंपेयर करें, आप क्यों कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं? तो हमेशा कंपैरिजन लाइक विद लाइक होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर साल मेथड चेंज कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली का मतलब हो रहा है बार बार अकाउंटिंग के मेथड्स चेंज कर रहे हो, तो फिर जब बार बार आप किसी चीज को चेंज करते हो ना, तो फिर आप खुद तो कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो ए ऑप्शन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बी देखें, यूजिंग कॉन्सिस्टेंट अकाउंटिंग मेथड्स। हाँ, कॉन्सिस्टेंट का मतलब है हर साल अगर आपने एक जैसे मेथड्स यूज किए तो फिर आप उस चीज को आप इसमें कंपेयर कर सकते हो हर साल को। सी इग्नोरिंग अदर एंटिटीज प्रैक्टिसेस। देखें, जब आप किसी इंडस्ट्री में होते हो, जैसे मोबाइल आपका आप इंडस्ट्री का मतलब होता है आप क्या चीज बना रहे हो, मोबाइल फोन। तो आप कहते हैं मेरा जो इंडस्ट्री है मोबाइल फोन बनाने वाली इंडस्ट्री में मैं ऑपरेट करता हूँ, मैं उस इंडस्ट्री में हूँ। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपटीटर है, आपके मुकाबले में दूसरी कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी को तो देखोगे ना कि वो क्या कर रहा है। अब जैसे नोकिया की एग्जांपल आप ले लें, टाइम पे जब नोकिया आया था तो कितना फेमस था स्टार्ट में, उसने बड़े फोन्स निकाले, सब कुछ किए, लेकिन उसने खुद को ना अप टू डेट नहीं रखा। यानी उसने खुद को ना बाकी जो स्मार्टफोन बनाने कंपनीज थी उनके मुताबिक उनके बराबर लाने की कोशिश नहीं की। जैसे वो मॉडल्स लेकर आ रहे थे, जैसे वो टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे, नोकिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो पीछे रह गया। तो आप दूसरी कंपनीज को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपकी हमेशा कोशिश क्या होती है कि आप दूसरी कंपनीज को देखो, जैसे वो करें आप उससे बेहतर करो, तो ये भी तो गलत है। तो वो कहते हैं कि डी रिपोर्टिंग विदाउट फॉलोइंग कॉमन स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि आप स्पेशल जो पढ़ेंगे वो R1 R2 में पढ़ेंगे, FR1 FR2 में, कि हर एक पूरी दुनिया में, जैसे अब मैं आपको काउंटिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो
अकाउंटिंग जो है वो काफी तकरीबन आप कह रहे हैं 90% जो कंट्रीज है दुनिया में उनकी सेम है, क्योंकि वो सेम स्टैंडर्ड्स सेम मेथड्स फॉलो करते हैं। थोड़ी बहुत उनमें चेंजेस होती हैं, बाकी सब सेम होते हैं। तो इसीलिए हर चीज की अकाउंटिंग पूरी दुनिया के लिए अकाउंटिंग के ना कुछ एक स्टैंडर्ड्स रूल्स बना दिए गए हैं कि आप सबने उन स्टैंडर्ड्स उन रूल्स को फॉलो करना है। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। अब ऑप्शन डी देखिए, वो कहता है रिपोर्टिंग विदाउट फॉलोइंग कॉमन स्टैंडर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ, एक चीज है, एक एसेट है जो अगर आपको 12 महीनों के बाद भी बेनिफिट्स देता है, आप उसे नॉन करंट एसेट्स में लिखो। ये स्टैंडर्ड है, रूल है कि आपने ऐसे करना है। लेकिन अगर आप ऐसे फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब फिर आप अकाउंटिंग सही नहीं कर रहे हैं। फिर आप खुद को श्योर कंपनी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? दूसरी कंपनी सही रूल्स फॉलो कर रही है, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आप खुद को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मुजरिम है, ठीक है, तो वो कभी भी खुद को एक शरीफ बंदे के साथ कंपेयर नहीं कर सकता जो रूल्स फॉलो करता है, जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। आप स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे, आप खुद को भला कैसे किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो? इसमें जो ज्यादा चीज बेहतर है इन ऑप्शंस में, ए बी सी डी में, वो है ऑप्शन बी। यानी अगर आप एक जैसा मेथड यूज करोगे हर साल, तो उसमें फायदा क्या होगा कि आप खुद को कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो की एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल में, तो अगर आप हर साल कॉस्ट मॉडल यूज करोगे तो वो आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक साल कॉस्ट मॉडल यूज किया, दूसरे साल फिर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया, फिर तीसरे साल फिर आप कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट हो गए हैं, चौथे साल फिर रिवैल्यूएशन मॉडल पे शिफ्ट हो गए हैं, तो इट मींस कि आप खुद को कभी भी उस गाड़ी को कंपेयर नहीं कर सकते हो पिछले ईयर्स के साथ। तो हमेशा जो कंपेरेबिलिटी होती है ना, कंपेयर आप चीजों को कर सकते हो, वो लाइक विद लाइक के साथ कर सकते हो, यानी सेम चीजों के साथ। तो इसमें ज्यादा जो बेहतर ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन बी, बीटा। कोई मसला है 75 वाले में? बता दे मुझे फिर। अच्छा, उसके बाद आएगा एमसीक्यू नंबर 76। जरा 76 का पढ़ें। मेरे ख्याल से मैंने ये आपको शायद ये वाला नहीं करवाया हुआ है 76 वेडनेसडे को। सेवेंटी सिक्स वाला भी फिलहाल छोड़ दे, मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं करवाया हुआ ये वाले। वेरीफाइबल कंसिस्टेंस कंप्लीट ये रह गया है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैं इंशाल्लाह वो कल करवा दूंगी। तो 76 वाला भी फिलहाल छोड़ दें। मुझे कल याद दिला दे, जब आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज कल कराऊंगी ना, तो मुझे फिर इन कॉन्सेप्ट्स को बता दे, ताकि ये 10 मिनट में कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, आसान है। तो ये 76 वाला, उस इससे खैर 73 और 74 तो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, लेकिन कल मुझे 76 वाला याद दिला दीजिएगा। उसके बाद जरा आए 77 पर। अभी जो हमने पढ़ा कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट, कंपेयर करने वाला 77, जरा एमसीक्यू नंबर 77 एक बार रीड करें। हाउ डज द कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट बेनिफिट्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नंबर ए ऑप्शन देखें, इट इंश्योर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कहते हैं कि अगर आप कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, यानी एक जैसी चीज हर साल करोगे कंसिस्टेंसी के साथ, उससे क्या फायदा होगा? कहते हैं कि इसका मतलब होगा कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया हुआ है। ये मतलब हुआ, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। बी, इट अलाउस यूजर्स टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट पीरियड्स एंड डिफरेंट एंटिटीज। C, it focuses on ensuring financial statements are error free. It requires companies to report all financial information in the same currency. क्या लग रहा है कंपेरेबिलिटी? यानी अगर आप फॉर एग्जांपल हर साल एक जैसा यूज करोगे मेथड्स, कंपेरेबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया है कि हर साल आपने एक जैसी चीज हर साल अगर आपने फॉलो की, तब आप कंपेयर कर सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को पिछले साल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, और जो बाकी आपके कंपटीटर्स वगैरह हैं, बाकी एंटिटीज कंपनीज हैं, उनके साथ भी कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो
और पिछले साल आपने रिवैल्यूएशन मॉडल यूज किया है, तो आप कैसे इन दो पीरियड्स के रिजल्ट्स को कंपेयर आप इसमें कर सकते हो? या आप यूज कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल, आपका कंपटीटर या एंटिटी यूज कर रही है कॉस्ट मॉडल, तो फिर ये अब वो यूज कर रहा है या आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट मेथड पॉलिसी, वो डिफरेंट पॉलिसी यूज कर रहा है, फिर भी आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर हमेशा ही होती है लाइक विद लाइक, यानी अगर जो आप यूज कर रहे हो पॉलिसी वो भी अगर वही यूज कर रहे हैं कंपनी कंपटीटर, फिर आप कंपेयर दूसरों के साथ कर सकते हो। या अगर इस साल जो आपने मेथड पॉलिसी यूज की, अगर पिछले साल भी वही मेथड वही मॉडल वही पॉलिसी यूज की थी, तब आप खुद को पिछले साल के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें जो मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है कि इट अलाउस कंपेरेबिलिटी का फायदा ये होता है अगर आप हर साल सेम 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 मेथड सेम मॉडल सेम अगर वो पॉलिसी यूज करते हो, तो आप अपने आप को हर साल के साथ कंपेयर कर सकते हो और बाकी कंपटीटर्स के साथ भी कंपेयर करने में आसानी होगी, क्योंकि लाइक विद लाइक वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, बीटा। बता दे जरा मुझे, एमसीक्यू में 77 कोई मसला है तो। आप बॉयज। एमसीक्यू नंबर 78, which of the following best illustrates the verifiability concept in accounting? वेरीफाई करना, हम नहीं कहते यार जब ये चीज वेरीफाई करवा के लाओ, अक्सर होता है हमने वेरीफाई कराओ यार वेरीफाई करवाओ। वेरीफाई का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में? अ कंपनी यूजेस एडवांस सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो तो हर कंपनी यूज तकरीबन, देखिए मैंने आपसे कहा जब आप फर्म में जाएंगे ना, तो आप जाकर वहां पर, या जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर सेक्टर वगैरह में जाएंगे कॉर्पोरेट में, तो आप वहां पर कभी भी ना खुद बैठ के ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप खाली सॉफ्टवेयर उसमें आप करते रहेंगे डेटा इंफॉर्मेशन, और वो खुद बनाता जाएगा। आप पांच से पंच करेंगे। तो वो तो हर कंपनी आजकल कर रही है। तो सॉफ्टवेयर यूज करना, देखिए सॉफ्टवेयर है ठीक है, उसमें तो गलतियां हो सकती हैं ना, अब उसमें भी तो इन्फॉर्मेशन आप ही डाल रहे हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप डाल रहे हो गलत हो, तो फिर उसमें सॉफ्टवेयर का कसूर तो नहीं है। तो एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करने का मतलब ये नहीं होता कि जी आप हर चीज वेरीफाई है। The auditors independently provide assurance that the company's financial statements accurately present its economic activities. अगर आपको याद हो वेनेसडे ट्यूसडे दिन मैंने आपसे कहा था कि ऑडिट क्यों करवाया जाता है? ऑडिट इसलिए करवाया जाता है कि फॉर एग्जांपल कि जो ये कंपनी कह रही है कि मेरे पास अगर इनकम है 70 80 90 मिलियन के, तो क्या ये सही भी है या नहीं? हो सकता है वो फ्रॉड करे, एरर करे, जानबूझ के मिस्टेक करे। तो इसलिए ऑडिटर्स जो हैं, ऑडिटर्स का काम क्या होता है कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कंपनीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना कि आया ये दुरुस्त है या नहीं। या आप कहते हैं मेरे पास एक गाड़ी है, चलिए फॉर एग्जाम्पल आप कोई बच्चा कहता है मेरे पास गाड़ी है, एक अच्छा सा घर है, अब हम इस चीज को कैसे वेरीफाई करेंगे? ऑडिटर्स जाएंगे वहां पे, जाके देखेंगे आपका कि वाकई में आपके पास घर है या गाड़ी नहीं है, तब जाके वो कहेंगे कि जी वेरीफाई हो गया। तो ये ऑडिटर्स का काम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना। सी, अ कंपनी अडॉप्ट्स न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज टू इंप्रूव एफिशिएंसी। पॉलिसीज अडॉप्ट करना, मेथड्स को लिखना कभी भी वेरीफाई नहीं करता किसी चीज को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेयर्ड प्रॉम्प्टली टू मीट रिपोर्टिंग डेडलाइंस। देखिए यहाँ पर आप समझें जितने भी ऑप्शन है वो इररेलेवेंट है। सिंपल वेरीफाई का मतलब होता है कि ऑडिटर्स जब किसी चीज को कह देते हैं कि जी जो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने डबल एंट्री की, आपने समझी सीखी, फिर आपने लेजर सीखी, फिर आपने ट्रायल बैलेंस सीखी, फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसओएफपी एसओसीआई बनाना सीखा। तो अब एसओएफपी सही है या गलत है, तो इसके लिए कौन इस चीज को वेरीफाई करेगा? ऑडिटर्स आके वेरीफाई करेंगे कि आया जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं एसओएफपी एसओसीआई वो सही है या नहीं। तो वेरीफाई का जो लिंक्ड होता है वो आपके पास ऑडिटर्स के साथ होता है। तो एमसीक्यू नंबर 78 में आएगा ऑप्शन बी, बीटा। एमसीक्यू नंबर 79, व्हाट डज द रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग एम्फसाइज? रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं ये चीज रिलायबल है, तो कॉमन सेंस की बात है कि रिलायबल का क्या मतलब हुआ? रिलायबल एक ब्रॉडर टर्म है, रिलायबल होना। हम कहते हैं यार चीज बड़ी रिलायबल है, आप बड़े रिलायबल बंदे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अवेलेबल
promptly after the reporting period, financial statements आपको वक्त पर मिल रही है, सॉरी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद मिल रही है, क्या ये होता है रिलायबल का मतलब? ये तो अजीब लग रही है बात। बी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइबल, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो ऑडिटर्स ने उसे हाँ किया वो बिल्कुल सही है। एक्यूरेट, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, कोई उसमें एरर नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। एंड डिपेंडेबल, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस, यानी उसमें जितनी भी चीजें हैं वो रियलिटी में भी होनी चाहिए। तो ये तो ज्यादा मुझे बेहतर लग रहा है बी वाला। सी देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंपेरेबल विद दोज ऑफ अदर कंपनीज। ये तो कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट है, रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। कंपेयर करने वाला तो कंपेरेबिलिटी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड हो जाता है। यहाँ पे तो बात रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट की हो रही है। डी देखें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंसाइज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि वो कहते हैं कि आसानी से आपको समझ आ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब होता है रिलायबल है ये? नहीं, तो रिलायबल का मतलब होता है वेरीफाई होने चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है रिलायबल होना। यानी इसमें आएगा ऑप्शन बी, मोस्ट रेलेवेंट, बीटा। एमसीक्यू नंबर 80, व्हाई इज द टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग? हम नहीं कहते यार हर चीज टाइम पर होनी चाहिए। हर चीज अगर टाइम पर होगी तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। टाइमलीनेस, तो टाइम का क्या मतलब है? टाइम से लिंक करें जरा ऑप्शंस को। इट इंश्योर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। डिटेल में होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये कॉम्प्रिहेंसिव होना, ये टाइम को तो शो नहीं कर रहा। इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बाइस, ये तो रिलायबिलिटी है कि एरर नहीं होना चाहिए, बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। तो टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट तो ये नहीं कहता। इट गारंटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेयर्ड बाय सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। अगर सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स को बना रहे हैं डायरेक्टर्स वगैरह, तो ये भी टाइमलीनेस के साथ तो नहीं लिंक्ड हो रहा। इट अलाउज डिसीजन मेकर्स टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन टाइम टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस। वो कहते हैं कि जी आप जितनी भी चीजें बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, वो आपके पास टाइम पर होनी चाहिए। जैसे आप पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या बनाते हैं? पहले आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, फिर डबल एंट्रीज बनाते हैं, फिर लेजर्स बनाते हैं, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को टाइम पे मिले। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपके पास ऑप्शंस 10 कंपनीज का है, 9 कंपनीज ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखा दी हैं, लेकिन एक कंपनी कहती है सर रुकें रुकें, अभी हम बना रहे हैं, हम आपको भेजते हैं। तो क्या आप 9 कंपनी को छोड़ के सिर्फ उस कंपनी का वेट करते रहोगे पूरे 6 माह तक या 5 माह तक, 5 महीनों तक? नहीं, बल्कि आप बोलेंगे सर रहने दें, आप तो टाइम पर ही चीज नहीं दे रहे, तो आगे आप क्या करेंगे? तो इसलिए टाइमलीनेस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा वक्त पर तैयार होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें आएगा ऑप्शन डी, डेल्टा। इट अलाउज डिसीजन मेकर्स टू रिसीव इंफॉर्मेशन इन टाइम टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजंस। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा कोशिश करो कि वक्त पर बनाओ, ताकि जिन जिन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा लगाना है, शेयर होल्डर ने पैसा लगाना है, वो वक्त पे लगा लें, क्योंकि फिर वो आपका वेट नहीं करेंगे, वो किसी और कंपनी में पैसा लगा लेंगे। तो फिर इसमें आएगा ऑप्शन डी, डेल्टा। मेरे ख्याल से काफी है इतना। मैं कल आपको ये 81 से 85 है ना एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यूज ये, और कुछ ऊपर भी 2-3 छोड़वा दिए थे मैंने आपको लास्ट टाइम, वो करवा दूंगी। और मैंने आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भेजे थे, तकरीबन 50 थे। हाँ, 50 एमसीक्यूज थे। वो मैं आपको करवाऊंगी कल। उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, थ्योरी पोर्शन भी है। तो इनशाला नहीं भेजे? अच्छा, अच्छा सॉरी, मैंने मेरे ख्याल से सर्वकाश को भेजे थे वो। शायद सर्वकाश ने आप लोगों को नहीं सेंड किए, क्योंकि शायद कल आपकी क्लास नहीं हुई, वो शायद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इशू था। तो इसलिए चलिए मैं आपको भेज देती हूँ ना आज, वो जो वो है डॉक्यूमेंट, जो पीडीएफ में डॉक्यूमेंट है। तो प्लीज उसे ना एक बार कल घर में आज घर में देख लें, ताकि कल जब मैं कराऊं तो आप थोड़ा सा ना आपको नई नई चीज ना लगे। 85 ये एमसीक्यूज हो जाएंगे, तकरीबन 50 एमसीक्यूज वो हैं। तो 120 प्लस हो जाएंगे। तो 120 प्लस प्लस काफी क्वेश्चंस हैं, काफी हैं। नहीं, बिकॉज ज्यादा हो जाएंगे, 120 ज्यादा हो जाएंगे, काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं आपको भेजती हूँ, अभी वो 50 एमसीक्यूज हैं, उनको घर में एक बार रीड कर लें, ताकि जब मैं कल आपको कराऊं तो फिर जल्दी से ये हो जाए। और फिर इंशाल्लाह पे चैप्टर नंबर 3 पर जाते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पर जाएंगे इसी वीक।
बाकी प्लीज़ जो एमसीक्यूज़ मैंने आज आपको कराए हैं, तकरीबन 61 से लेके 80 तक, उसमें कोई मसला हो तो मुझे मैसेज कर दें कि ये बता दें या इस पॉइंट क्या मतलब है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है? शुक्रिया। मैं एंड कर रही हूँ क्लास।